હલો, જય ભારત વિદ્યાર્થી મિત્રો. फिजिक्स के भीतर आपका स्वागत है. तो फिजिक्स के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि हमारा इलास्टिसिटी नाम का कोई चैप्टर चालू था. उसके अंदर हम देख रहे थे कि क्या होता है इलास्टिक प्रॉपर्टी, कैसे वो वर्क करती है और उसका यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, वो सब हमने देख चुका है. अब हम लास्ट में हमने टॉपिक कवर किया था कौन सा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी. तो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या था, तो मैंने आपको एक रबर बैंड के एग्जांपल के ज़रिए समझाया था कि जैसे कोई एक रबर बैंड है, उसे हम खींचते हैं, फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्म करते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाता है. लेकिन वो डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद क्या होता है कि जैसे पहले स्थिति में था हमारा रबर बैंड, वो पहले की स्थिति प्राप्त कर लेता है. तो वो प्रॉपर्टी हुई हमारी इलास्टिसिटी. फिर क्या होता है कि हम कोई ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उस पर, तो क्या होगा, तो वो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, फिर भी फोर्स दूर करने के बाद वो अपनी परिस्थिति में, मूल स्थिति में वापस आ जाएगा, वापस आने की ट्राई करेगा. लेकिन जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी डिफॉर्मेंट स्थिति में फेरफार होता चला जाएगा. जैसे कि बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो क्या होगा कि कैपेसिटी के बाहर उस पर फोर्स आ गया तो वो क्या होता, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा. लेकिन हम कितना फोर्स लगाते हैं कि उतना फोर्स हम लगाते हैं कि जितने में वो मैक्सिमम फोर्स के अंदर जब हम फोर्स दूर करेंगे तो अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगा. यानी कि मैं कोई एग्जांपल के जरिए आपको समझाऊं कि कोई रबर बैंड है, ठीक है, कोई रबर बैंड है, उस पर हम 50 किलो न्यूटन फोर्स लगाए तो वो टूट जाता है. यानी कि उसका ब्रेकिंग पॉइंट कितना हो गया, 15 किलो न्यूटन. और मैं आपको बता देता हूँ कि 30 किलो न्यूटन तक हम उसका फोर्स लगाए तो क्या होगा कि वो अपनी मूल स्थिति में वापस आने की ट्राई करता है. मान लो उस रबर बैंड को मैंने 10 किलो न्यूटन फोर्स लगाया, तो उसमें क्या होगा कि जब मैं 10 किलो न्यूटन का फोर्स दूर करूंगा उस पर से, उस सिस्टम पर से, तो वो अपनी पहले जैसी स्थिति में वापस आ जाएगा. फिर मैं 20 किलो न्यूटन फोर्स लगाता हूँ, फिर भी वो अपनी पहले जैसी स्थिति में आ जाएगा. 30 किलो न्यूटन लगाता हूँ तो 30 किलो न्यूटन में भी वो पहले जैसी स्थिति में आ जाएगा. लेकिन मैं 30 से ज़्यादा 35 लगा देता हूँ, 35 किलो न्यूटन का फोर्स, तो क्या करता है कि रबर टूटता नहीं है, हमारा टूट नहीं जाता है. क्या होता है, फोर्स लगाने के बाद वो पहले जैसी स्थिति में नहीं आता है, यानी कि वो चौड़ा का चौड़ा रह जाता है. तो क्या हुआ, वहाँ पे इलास्टिक लिमिट वहाँ पे उसकी पहुँच गई. यानी कि अब 30 किलो तक न्यूटन फोर्स था हमारा, तब तक के लिए हमारा जो पदार्थ है, हमारी जो सिस्टम है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेती थी. लेकिन जैसे ही 30 के ऊपर मैंने 31 लगाया तो क्या हुआ, वो परमानेंटली डिफॉर्मेशन में चला गया. यानी कि वो वापस नहीं आता है अपनी मूल परिस्थिति में, तो अपनी पहले वाली शेप और साइज गेन नहीं कर सकता है. तो मैक्सिमम फोर्स कितना हुआ कि जिसके लिए वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर सकता है, तो वो हो गया हमारा मैक्सिमम फोर्स 30 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन का. तो जो हमारा 30 किलो न्यूटन की वैल्यू आई, 0 से लेकर 30 किलो न्यूटन की वैल्यू आई, वो होती है हमारी इलास्टिक लिमिट. यानी कि 30 से ज़्यादा, 31 भी हम करेंगे, 30.5 भी अगर करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो पदार्थ है वो अपनी इलास्टिक पोजीशन में नहीं रहेगा, परमानेंटली डिफॉर्म में चला जाएगा. तो वो हो गया हमारी इलास्टिक लिमिट यानी कि कोई रेंज. तो कौन सी रेंज, तो इलास्टिक वाली रेंज. यानी कि हमारा पदार्थ है जो इलास्टिक पदार्थ है, हमारा जो पदार्थ वो इलास्टिक रह सके, उसकी लिमिट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट. जैसे कि हुक्स लॉ है, हुक्स ने क्या कहा था कि विद इन द इलास्टिक लिमिट के भीतर
स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है कोई पदार्थ में वैसे वैसे उसका स्ट्रेन भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन मेन शब्द क्या था हमारा, वहाँ पे मेन वर्ड क्या था कि विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो आपको इलास्टिक लिमिट क्या है वो पता चल गया है। तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब यहाँ से थोड़ा आगे चले जाएंगे कि क्या आता है वो देखते हैं। तो अब आता है ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस, सबसे पहले तो ब्रेकिंग क्या है? ब्रेकिंग यानी कि टूटना। मैंने आपको अभी एग्जांपल में बताया कि रबर बैंड जो है हमारा 50 किलो न्यूटन का फोर्स वहाँ पे आता है तो वो टूट जाता है। 30 किलो न्यूटन का क्या होता है, उसकी इलास्टिक लिमिट रहती है, यानी कि 30 किलो न्यूटन से फोर्स हम लगाएंगे तब तक वो रबर जो है हमारा, जो पदार्थ है हमारी, जो सिस्टम है हमारा, वो क्या करेगा कि अपनी पहले वाली ओरिजिनल शेप और साइज को गेन कर लेगा। लेकिन उससे ज़्यादा अगर जो लगाते हैं, इलास्टिक लिमिट के बाहर लगाते हैं, तो उसमें परमानेंटली डिफॉर्मेशन आ जाता है। तो अब बात करते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस यानी कि वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो हमारा पदार्थ क्या करे, सहन कर सके, उससे ऊपर हमने थोड़ा सा भी स्ट्रेस डाला तो हमारा जो पदार्थ है वो टूट जाता है। यानी कि हमारे केस रबर बैंड में हो गया 50 किलो न्यूटन वाला फोर्स, कि 50 किलो न्यूटन वाला फोर्स तक हमारा जो पदार्थ है वो खींचता है। हाँ, वो मैटर नहीं करता है कि फिर वो इलास्टिक लिमिट पहले जैसा शेप और साइज गेन करता है कि नहीं करता है। ब्रेकिंग स्ट्रेस में वो कोई मायने रखता नहीं है। ब्रेकिंग स्ट्रेस में एक ही वर्ड मायने रखता है कि वो है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग यानी कि पदार्थ का टूटना। तो हम 50 किलो न्यूटन तक पदार्थ को खींचते हैं, हमारी रबर बैंड को, और बाद में वो टूट जाता है। यानी कि अगर मैं उस पर 51 किलो न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, हमारा जो रबर बैंड है वो टूट जाएगा। तो हमारी कई मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमारा पदार्थ है वो टूटता नहीं है। तो वो हो गया 50 किलो न्यूटन। तो जो 50 किलो न्यूटन है वो हो गया हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो अब डेफिनेशन देखते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ वायर इज कॉल्ड द ब्रेकिंग स्ट्रेस। यानी कि जो हमारी मिनिमम वैल्यू है कि कोई पदार्थ को तोड़ने के लिए, उसे बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। मिनिमम क्यों बोला? क्योंकि 50 किलो न्यूटन है, उतना फोर्स लगाएगा तो टूटेगा हमारा रबर। 49 लगाएगा तो नहीं टूटेगा, 49.99 में भी नहीं टूटेगा, 50 किलो न्यूटन में टूट जाता है। फिर 50 से ज़्यादा तो आप कोई भी फोर्स ले लो, 51, 55, 59 कोई भी ले लो, 50 में टूटता है पदार्थ, तो उससे ज़्यादा में तो टूटने ही वाला है। तो हो गया वो हमारा मिनिमम वैल्यू कौन सी हो गई, 50 किलो न्यूटन की। तो क्या है ब्रेकिंग स्ट्रेस? द मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ वायर इज कॉल्ड अ ब्रेकिंग स्ट्रेस। इधर लिखा हुआ है वायर, लेकिन वायर की जगह कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी पदार्थ हो, उसका स्ट्रेस जो होता है वही होता है। फिर आता है ब्रेकिंग स्ट्रेस इज अ फिक्स फॉर द मटेरियल बट ब्रेकिंग फोर्स वेरीज विद एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। यानी कि कोई एक मटेरियल है, उसके लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है उसकी वैल्यू फिक्स है, लेकिन फोर्स क्या है, वेरिएबल हो सकता है। स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर एरिया है। स्ट्रेस का मतलब तो यही है कि फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस किस किस पर आधार रखता है, तो एक तो रखता है फोर्स पर और दूसरा रखता है एरिया पर। जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसा स्ट्रेस ज़्यादा होगा, और जैसा एरिया बढ़ेगा वैसे स्ट्रेस कम होता चला जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए। अब क्या होगा, दो वायर है, दोनों मटेरियल है, उसमें हम स्टील डालते हैं दोनों वायर में, लेकिन एक वायर का जो डायामीटर है वो 1 सेंटीमीटर है और दूसरे का जो है वो 10 सेंटीमीटर है।
दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का मटेरियल सेम है, लेकिन डायामीटर में थोड़ा सा हमने वेरिएबल रखा है। तो अब प्रैक्टिकली है, आप ही बता सकते हो कि मुझे 1 सेंटीमीटर वाला जो डायामीटर है उसे तोड़ना हो और 10 सेंटीमीटर वाला डायामीटर का जो वायर है उसे तोड़ना हो, तो किस में ज़्यादा फोर्स लगेगा? ऑब्वियसली 10 किलो न्यूटन वाला 10 सेंटीमीटर में। तो जो हमारा ब्रेकिंग फोर्स है वो एरिया के साथ वेरी करता है। फिर आता है सेफ्टी फैक्टर। ये सेफ्टी फैक्टर जो है वो आप कोई भी चीज़ अगर डिज़ाइन करते हो, जैसे कि कोई अब बिल्डिंग की डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर कौन सा मटेरियल जाएगा? कंक्रीट और स्टील जाएगा। तो सेफ्टी ऑफ फैक्टर क्या है कि हमारी एक सेफ साइड है कि हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है और वर्किंग स्ट्रेस जो है, हमारे रबर में मैं आपको समझाता हूँ, रबर में हमने 50 किलो न्यूटन वाला जो फोर्स है वो हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस हो गया, लेकिन हम ऐसा अनुमान करके चलते हैं कि 50 किलो न्यूटन पर तो टूट ही जाता है हमारा पदार्थ, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि हम ऐसा अनुमान लगाएंगे कि 50 तक तो टूट जाता है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर मैं ये मटेरियल कहाँ पे यूज़ करूँगा तो उस पर 40 किलो न्यूटन का फोर्स आएगा ना, तो वो टूट जाएगा। यानी कि उसकी लिमिट तो 50 तक है, लेकिन मैं हमारी सेफ्टी के लिए क्या मान के चलता हूँ कि उसके ऊपर 40 किलो न्यूटन का ही लोड वो सह सकेगा। पदार्थ को 50 तक सह सकता है, लेकिन मैं क्या मान के चलूँगा कि उस पर 40 किलो न्यूटन का ही आएगा। तो जो मैंने 10 किलो न्यूटन का बीच में वेरिएशन रखा तो वो हो जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी उसे हम बोलते हैं सेफ्टी फैक्टर। तो सेफ्टी फैक्टर इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस जो 50 किलो न्यूटन का है डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग यानी कि हम कौन सा मान के चलते हैं, 40 किलो न्यूटन वाला मैंने मान लिया, तो 50/40 जो हमारा हुआ वो हो जाएगा हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब आगे देखते हैं। अब हम चलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस से आगे, तो वो है इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि यहाँ पे हम समय की बात करेंगे। तो कौन सा समय? तो हमने कोई पदार्थ को खींचा है, उस पर फोर्स लगाया है, तो इलास्टिक पदार्थ है, हमने फोर्स, यहाँ पे भी हम इलास्टिक वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो कोई भी पदार्थ होगा वो कौन सा होगा? इलास्टिक। हम कोई भी पदार्थ गैस करेंगे तो वो इलास्टिक पदार्थ गैस करेंगे, और वो होता है, हम मान ले के रबर। तो अभी है इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम। तो हमें टाइम के लिए क्या पढ़ना है कि अगर मैंने कोई पदार्थ है उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है, बाद में मैं उसे क्या करूँगा? रिलीज कर दूंगा, फोर्स को दूर कर दूंगा। तो जो हमारा पदार्थ है वो अपनी पहले जैसी ओरिजिनल शेप और साइज में आने के लिए क्या करेगा? कुछ टाइम तो लगेगा उसके बीच में, चाहे वो 1 सेकंड हो, माइक्रो सेकंड हो, बहुत बड़ा पदार्थ हो 1 घंटा हो, कोई भी टाइम हो, क्या होगा? फोर्स दूर करेंगे हम उस पर से, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए थोड़ा टाइम लगाएगा। तो उस टाइम को हम बोलते हैं इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम। टाइम डिले इन रिस्टोरिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम। हमारा पदार्थ है कोई क्वार्ट्ज और फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, उसे हम आइडल इलास्टिक पदार्थ मानते हैं। आइडल यानी कि पूरा जो वो है वो पूरा इलास्टिक है, तो उसके लिए जो हम रिलैक्सेशन टाइम है वो बहुत ही कम होता है, तो हम उसे नेग्लेजिबल करते हैं। तो क्या होता है इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम? तो कोई पदार्थ को हम डिफॉर्मिंग फोर्स दूर करते हैं, तो बाद में उसे अपनी मूल स्थिति में आने के लिए जो समय लगता है उसे हम बोलते हैं इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम। फिर आता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो वो क्या है?
a temporary delay in regaining the original configuration by the elastic body after the removal of deforming force is called the elastic after defect। के इलास्टिक के बाद की कोई इफेक्ट है उसे बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, और उसके अंदर क्या आता है, द टेम्पररी डिले इन रीगेनिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बाय द इलास्टिक बॉडी आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी कि मैंने कोई फोर्स पर से, कोई पदार्थ पर से डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया तो बाद में वो अपनी मूल परिस्थिति में आता है, उसे ही हम बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, और उसमें जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम। फिर आता है इलास्टिक फटिग। तो वो क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलास्टिक बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच its behavior become less elastic under the action of repeated alternating deforming force is called the elastic fatigue। तो इलास्टिक फटिग क्या होता है कि हमने कोई रबर बैंड की बात कर लेते हैं, तो हम बार बार उसे खींचते हैं और बार बार उसे छोड़ते हैं, तो क्या होता है कि वो धीरे 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 करके अपना इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो लॉस कर देता है। यानी कि आपने एक रबर को पहली बार खींच के छोड़ दिया और वही रबर को आप नंबर ऑफ टाइम यानी कि 100 बार खींचते हैं, और जो 100 भी बार पे खींच के छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होगा कि पहली बार जो इसने उसकी ओरिजिनल शेप एंड साइज परफेक्टली गेन करी होगी, और 100वीं बार क्या होगा कि वो पहले जब स्टार्टिंग में जिसने उसे इलास्टिक प्रॉपर्टी गेन करी वैसी वो 100 की बार में नहीं करेगा, थोड़ा सा लूज पड़ जाएगा, तो उसे बोलते हैं इलास्टिक फटीग। कि बार बार रिपीट करने के लिए कोई भी चीज़, कोई भी फोर्स हम उस पर अप्लाई करते हैं और रिमूव करते हैं, ऐसे रिपीटेशन करने के बाद कोई पदार्थ की इलास्टिक की सिटी प्रॉपर्टी में लॉस हो जाता है, उसे हम बोलते हैं इलास्टिक फटीग। अब आता है डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल यानी कि क्या, अब आप इलास्टिसिटी लिमिट में आपको समझाया कि हमारा रबर है, एग्जाम्पल के तौर पे वो 30 किलो न्यूटन फोर्स पर क्या होता है, उसकी इलास्टिक लिमिट आ जाती है, लेकिन उसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या था, 50 किलो न्यूटन। तो 30 और 50 के बीच में जो बचा उसका क्या, 30 तक इलास्टिक है, 50 तक टूट जाता है, तो 30 और 50 के बीच में क्या होता है, प्लास्टिक बन जाता है। यानी कि वो टूटता नहीं है, लेकिन उसमें पूरा का पूरा डिफॉर्मेशन आ जाता है अपने मूल परिस्थिति के अलावा, तो हम उसे बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। तो और डक्टिलिटी कि जितना वो रेंज ज़्यादा उसे ज़्यादा डक्टिल बोलते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, द मटेरियल विच शो द लार्ज प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट आर कॉल्ड द डक्टाइल मटेरियल। यानी कि 30 से 50 तक हमारा मटेरियल है वो प्लास्टिक है। प्लास्टिक यानी कि क्या, उस पर फोर्स लगाएंगे ना तो वो फिर इलास्टिक नहीं रहेगा, उसके अंदर डिफॉर्मेशन आने लगेगा, जिस हिसाब से फोर्स आएगा उस हिसाब से वो डिफॉर्मेशन बताएगा। तो कोई पदार्थ है उसकी जितनी भी प्लास्टिक रेंज ज़्यादा, उसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल हम बोल सकते हैं। जैसे कि हमारा स्टील है, उसकी बहुत ज़्यादा है प्लास्टिक रेंज, वो कैसा करता है, सबसे पहले तो हुक्स लॉ इलास्टिक लिमिट तक फॉलो करता है, बाद में उसमें डिफॉर्मिंग आता है, तो यानी कि ज़्यादा प्लास्टिक रेंज आता है, और बाद में उसमें ब्रेकिंग पॉइंट आता है, वहाँ तक वो फेल हो जाता है। एग्जाम्पल तौर के हम देख ले डक्टाइल मटेरियल, कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, जो मेटल है वो हमारी ज़्यादातर डक्टिलिटी होती है। और डक्टाइल मटेरियल आर यूज फॉर द मेकिंग अ स्प्रिंग और अ सीट, और स्प्रिंग और वो सब बनाने के लिए डक्टाइल मटेरियल है वो यूज होता है। फिर आता है ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल यानी कि जल्दी से टूट जाए, जैसे कि आप कांच ले लो, तो क्या होता है, उस पर आप फोर्स डालोगे नहीं तो इलास्टिक रहेगा, जल्दी से टूट जाएगा। तो क्या होता है
कि इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों के बीच में जो रेंज होती है वो होती ही नहीं है, और होती है तो बहुत ही कम होती है। जैसे कि हमारा ग्लास है, वो ईट हो गया, वो सब क्या है, ब्रिटल मटेरियल। द मटेरियल विच शो अ वेरी स्मॉल प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट आर कॉल्ड अ ब्रिटल मटेरियल। यानी कि मान लो कि कोई पदार्थ है 30 किलो न्यूटन तक उसकी इलास्टिक लिमिट है, और उसका क्या होगा, ब्रेकिंग पॉइंट 31 या 32 के आसपास होता है। तो यानी कि रेंज है वो बहुत कम होती है। कौन सी रेंज, तो प्लास्टिसिटी वाली रेंज। तो जिस मटेरियल की प्लास्टिसिटी वाली रेंज बहुत ही कम हो उसे बोलते हैं ब्रिटल, और जिसकी रेंज ज़्यादा हो उसे बोलते हैं कौन सा आगे बढ़ा, वो डक्टाइल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल वैसे मान सके तो एक दूसरे के अपोजिट है। फिर आता है इलास्ट्रोमर्स। जैसे ट्रांसफॉर्मर होता है वैसे इलास्ट्रोमर। तो इलास्ट्रोमर क्या है, द मटेरियल फॉर अ विच स्ट्रेन प्रोड्यूस इज अ मच लार्जर देन द स्ट्रेस अप्लाइड। कि हमारा हुक्स लॉ पहले हम याद करते हैं, क्या है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी कि स्ट्रेस में हम 1 यूनिट की बढ़ोतरी करते हैं तो स्ट्रेन में भी 1 यूनिट ही बढ़ेगा। स्ट्रेस में अगर हम 5 यूनिट ज़्यादा करते हैं तो स्ट्रेन में भी 5 यूनिट ही बढ़ेगा। उसे बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी, इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी। लेकिन इलास्ट्रोमर्स यानी कि वो कोई ऐसा पदार्थ है, उसकी प्रॉपर्टी कोई ऐसी है कि मान लो कि हमने स्ट्रेस में 1 न्यूटन का या स्ट्रेस में 1 यूनिट का चेंजेस लिया, तो उसका स्ट्रेन है वो 10, 12, 15 से भी ज़्यादा बढ़ेगा। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, उसमें प्रोपोर्शनलिटी ज़्यादा होगी। मीन्स के 1 यूनिट हम स्ट्रेस कोई पदार्थ का बढ़ता है तो उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन में जो बढ़ाव आता है वो ज़्यादा होता है। ऐसा कोई पदार्थ तो हम बोलते हैं इलास्ट्रोमर्स। द मटेरियल फॉर विच स्ट्रेन प्रोड्यूस इज मच लार्जर देन द स्ट्रेस अप्लाइड within the limit of the elasticity are called the elastomer। यानी कि हुक्स लॉ को फॉलो करता है लेकिन इक्वली प्रोपोर्शनली में फॉलो नहीं करता है। जैसे कि हमारा इलास्टोमर में हम बोल एग्जांपल की ओर से रबर, द इलास्टिक टिश्यू ऑफ द एरोट्रा, द लार्ज वेसल कैरिंग द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, वो सब होती है हमारा इलास्टोमर्स। और इलास्ट्रोमर हैव नो प्लास्टिक रेंज। इलास्ट्रोमर में कोई प्लास्टिक रेंज होती नहीं है, वो इलास्टिसिटी खत्म हो जाने के बाद टूट ही जाता है, उसमें डायरेक्ट ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। अब आता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच वायर। अब हमें पता है कि एनर्जी है वो नई बनती नहीं है और डिस्ट्रॉय नहीं होती है, लेकिन एक फेज से दूसरे फेज में परिवर्तित होती है। तो हमने फोर्स डाला कोई वायर पर, खींचने के लिए कोई फोर्स डाला, तो हमारा फोर्स है वो वायर के अंदर क्या होगा, कैरी कर लेगा वो वायर। तो क्या होगा, हमने जो एनर्जी लगाई वो वायर के अंदर स्टोर हो जाएगी, लेकिन कितनी स्टोर होगी वो अब हमें देखना है। तो वर्क डन इज इन स्ट्रेचिंग अ वायर इज स्टोर्ड फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी। हम फिजिकल 1 में ये सीख गए कि वर्क एनर्जी थियरम के जितना हम वर्क डन करते हैं, जितना वर्क होता है इज इक्वल टू उसकी एनर्जी होती है। तो वर्क क्या होता है, किसी भी चीज़ पर हमने फोर्स डाला और उसके स्थान में कोई फेरफार आया तो उसे हम बोलते हैं कि उस पर हमने वर्क किया। और वर्क का इज इक्वल टू W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, और उसका यूनिट होता है जूल। तो फोर्स हमने जो डाला, फिर L यानी कि उसका स्थान में कोई फेरफार हुआ, यानी कि उसकी लेंथ में कोई फेरफार हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी U क्या है कि एवरेज फोर्स मल्टीप्लिकेशन विथ इंक्रीज इन द लेंथ। तो फोर्स क्या है F, और लेंथ में जो भी डिफरेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डेल्टा L। डेल्टा L क्या है कि पहले की लेंथ और बाद में फोर्स अप्लाई करने के बाद की लेंथ, और दोनों का डिफरेंस, उसे हम बोलते हैं डेल्टा L। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 1/2 F मल्टीप्लाई बाई डेल्टा L, यानी कि
1/2 स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द वायर। ये हो गया हमारा पोटेंशियल यूनिट। तो हमें पता है कि स्ट्रेस क्या है, हमारा स्ट्रेस क्या है कि यंग मॉड्यूलस मल्टीप्लाई बाय हम स्ट्रेन करेंगे, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू एप्साइलॉन, सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्साइलॉन। क्या ई क्या है हमारा यंग मॉड्यूलस, हम आगे हमने आगे पढ़ा था, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यंग मॉड्यूलस, तो यंग मॉड्यूलस क्या है, इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू में हमने ऐसा पढ़ा कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, उसे हम यंग मॉड्यूलस कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू यंग मॉड्यूलस में ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे वही लिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू यंग मॉड्यूलस। तो स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 यंग मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन, और यंग मॉड्यूलस यानी वाई ले ले, के ले ले, कोई भी ले ले, और स्ट्रेन यानी कि हम एक्स ले लेते हैं यहाँ पर। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, 1/2 यंग मॉड्यूलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन स्क्वायर। जैसे कि स्प्रिंग की है हमारी इलास्टिक एनर्जी, वो क्या है 1/2 के एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज इक्वल टू उसकी लेंथ में जो फेरफार होता है उसे हम लेंथ बोलते हैं, के यानी कि यंग मॉड्यूलस यानी कि फोर्स कांस्टेंट हो गया। तो ये हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ वायर। फिर आता है थर्मल स्ट्रेस। वो क्या होता है, अगर हमें पता है कि कोई भी मेटल की चीज़ हो उसे हम गर्म करते हो तो उसकी लेंथ में क्या होता है, उसकी लेंथ बढ़ती है, और वैसे ही अपोजिट उसे हम ठंडा करते हैं तो उसकी लेंथ है वो कम हो जाती है। तो लेंथ बढ़ना और कम होना वो कब है, कोई फोर्स लगेगा तभी होगा उस पर। जैसे कि हमने रबर में देखा कि उसकी लंबाई बढ़ती है तो हमने उस पर फोर्स लगाया था, और फोर्स लगाया यानी कि उसके साथ स्ट्रेस आया होगा, फोर्स पर एरिया यानी कि वो स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस क्या है कि तापमान की वजह से कोई भी पदार्थ की लंबाई ज़्यादा होती है हो या कम होती है, और उसके ऊपर जो स्ट्रेस लगता है उसे बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस यानी कि क्या है, स्ट्रेस यानी कि फोर्स पर एरिया है, तो फोर्स क्या लगेगा हमारा इधर, फोर्स कितना होगा कि फोर्स यानी कि स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय हम एरिया कर सकते हैं। तो वाई है हमारा यंग मॉड्यूलस, अल्फा है वो क्या है कि कोई भी पदार्थ है, जैसे कि स्टील है तो वो कम चौड़ा, उसकी लंबाई कम होगी, जैसे कोई दूसरा मटेरियल है तो वो ज़्यादा लंबाई होगी, यानी उसे बोलते हैं थर्मल एक्सपांसन और थर्मल एक्सपांसन कांस्टेंट। तो अल्फा है वो हमारा थर्मल एक्सपांसन कांस्टेंट है, और डेल्टा थीटा यानी कि उसकी चेंज होती है लेंथ में, उसे हम बोलते हैं डेल्टा थीटा, वेयर अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपांसन ऑफ द मटेरियल, और डेल्टा थीटा यानी कि जो तापमान में फेरफार होता है वो। तो थर्मल स्ट्रेस हमारा क्या हो गया, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू के वाई डेल्टा थीटा, वेयर के इज इक्वल टू बल्क मॉड्यूलस, वाई इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ द एक्सपांसन यानी कि हम अल्फा भी ले सकते हैं। तो वो हो गया हमारा डेल्टा पी इज इक्वल टू के वाई डेल्टा थीटा, वो हो गया हमारा थर्मल स्ट्रेस। अब आता है पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो क्या है, तो पॉइजन्स रेशियो, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड वायर फॉर अ लेंथ 1 and a radius r, length L and radius r, then its length increased by the dl, but is the ratio decreased by dr. Now two type of the strain are produced by the single force. अब हम कोई वायर है या कोई भी चीज़ है उसे हम खींचते हैं, यानी कि हमने उसकी लेंथ ज़्यादा करी तो क्या होगा, उसका डायमीटर है वो कम होगा, ये तो बात आप मानते हो। और उसे हमने कॉम्प्रेस की तो उसका डायमीटर जो है वो उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी आएगी।
तो यहाँ पे दोनों फेस पे स्ट्रेस उत्पन्न हुए, लेंथ के थ्रू और डायमीटर के थ्रू। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया और लेटरल स्ट्रेन हो गया। तो लॉन्जिट्यूडनल क्या है, अगर और दोनों क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। तो अगर डेल्टा एल बाई एल लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस बढ़ा तो डेल्टा आर बाई आर यानी कि लेटरल स्ट्रेन यानी कि रेडियस में जो स्ट्रेन होगा वो कम होगा। तो पॉइजन्स रेशियो ही वो है, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, उसे बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। और माइनस जो है वो कौन सी, वो निशानी क्या बता रही है कि माइनस साइन ये बता रही है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक स्ट्रेस बढ़ेगा तो दूसरा स्ट्रेस कम होगा। तो पॉइजन्स रेशियो सिग्मा इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय आर अपॉन delta L by L. When the theoretical value of the Poisson's ratio between the -1 to 0.5 is practically value lies between the 0 to 0.5. यानी कि पॉइजन्स रेशियो की जो वैल्यू है वो हमेशा 0.5 और 0 के बीच में ही रहेगी। तो ये हो गया हमारा पॉइजन्स रेशियो। और ए है एक रिलेशन बल्क मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड स्ट्रेस के बीच में फॉर्मूला है। वो आपको याद रखने के लिए नहीं है, लेकिन आप पढ़ रहे हो तो एक बार आपको याद रहने चाहिए। y इज इक्वल टू 3k1 माइनस 2 सिग्मा। ये सिर्फ एडिशनल नोट है। यहाँ तक पॉइजन्स रेशियो तक हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आता था इलास्टिक लिमिट हमने पढ़ी, बाद में ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है, इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इलास्टिक फटीग्यू, डक्टाइल ऑफ द मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, इलास्टोमर्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलास्टिसिटी, थर्मल स्ट्रेस और पॉइजन्स रेशियो। तो यहाँ तक जो है वो हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब हम बाद में नया चैप्टर चालू करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो आपको असाइनमेंट में सबमिट कराना है। पहले है पोटेंशियल एनर्जी फॉर वायर, दूसरा है व्हाट इज द हुक्स लॉ, और तीसरा है व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रेस, और उसके टाइप्स भी आपको बताने रहेंगे। तो यहाँ तक हमारा एक मान ले के दूसरा चैप्टर जो है, पहला था वो इंट्रोडक्शनरी था, दूसरा है जो हमारा इलास्टिसिटी, वो खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से नई एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसका नाम होगा सरफेस टेंशन। जैसे इलास्टिसिटी हमने कंप्लीट की, वैसे सरफेस टेंशन करेंगे, या फिर प्लास्टिसिटी भी ले लो उसके बाद में, और जब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। लेकिन यहाँ तक ये चैप्टर खत्म हो गया है। किसी को इस चैप्टर की नोट्स चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं आपको अटैचमेंट के थ्रू इसकी एक PDF फाइल भी बना के दे दूंगा। तो ये जो 3 क्वेश्चन है उसे आपको अटेंडेंस में मुझे सबमिट कराने रहेंगे असाइनमेंट में।